स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हर साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग होती है जिसमें हर एक देश को मौका दिया जाता है कि वो अपनी बातों को रख सकता है, अपने प्रॉब्लम्स को बता सकता है और उसके थॉट्स क्या हैं वो पूरे दुनिया के सामने रख पाएगा। ये एक ऐसा मंच होता है क्योंकि 193 कंट्रीज, जैसा कि आपको पता है, ये यूएन के मेंबर्स हैं, तो इनकी ये पूरी मीटिंग होती है। और भारत की तरफ से आप देखोगे तो अक्सर आपने देखा होगा, या तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे पीएम मोदी ने भी कई बार यहां पर भाषण दिए हुए हैं, या फिर अगर वो नहीं जा पाते न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस के असेंबली में, तो उस समय जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी यहां पर भाषण दिया हुआ है। लेकिन अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो न्यूयॉर्क में गए थे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, यहां पर उन्होंने स्पीच दिया। और आपको पता ही होगा कि पहले यूजुअली क्या होता था कि जो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा था वही हमेशा उसको उछाला जाता था। पाकिस्तान पहले आरोप लगाता था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब भी यहां पर भाषण देने की बारी आती है तो पहले पाकिस्तान का नाम आता है, फिर भारत का नंबर आता है। तो पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के बारे में जिक्र क्या करता था, भारत उसको रिजेक्ट कर देता था। ऑल्दो आप देखोगे तो पिछले कुछ वर्षों से भारत पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेता है, मतलब एक तरह से अब रेलेवेंट नहीं रह गया है पाकिस्तान। लेकिन अभी प्रेजेंट में जैसा कि आपको पता है, जो बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है भारत और कनाडा का। जिस तरह से खालिस्तानी टेररिज्म को लेकर चीजें सामने आई हैं, इसको साफ साफ दिख रहा था कि एस जयशंकर साहब उसके बारे में बयान देंगे। ऑल्दो उन्होंने कनाडा का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन जमकर आप कह सकते हैं यहां पर कनाडा को सुनाया है। या आप देख पाओगे, जयशंकर आस्क्ड यूएन मेंबर स्टेट्स नॉट टू अलाउ पॉलिटिकल कन्वीनियंस टू डिटरमाइन रिस्पॉन्सेस टू टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, और बाकी चीजों के बारे में जो एस जयशंकर साहब ने बात किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अभी अभी हमारे जो 3 लाइव बैच है दोस्तों, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, वो स्टार्ट किया गया है। आपके पास 30 सितंबर तक समय है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 78th मीटिंग थी। मतलब जब से यूएन फॉर्म हुआ है, हर साल ये मीटिंग होती है, और इसी की वजह से ये 78th मीटिंग थी। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि जो पूरा यूनाइटेड नेशंस है उसके अंदर टोटल 6 मेन ऑर्गन्स हैं, आपको पता ही है। एक तो जनरल असेंबली जिसके अंदर 193 मेंबर्स होते हैं, और इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता ही है, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और इन्हीं के पास यहां पर वीटो पावर होता है, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। फिर इसके अलावा भी ये चारों भी आप देख सकते हो। लेकिन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होती है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी में यहां पर एस जयशंकर साहब ने कई मुद्दों पर बात किया, जैसे G20 प्रेसिडेंसी हो गया, रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, कई चीजों के बारे में बात किया गया। और एक खास बात इस बार और सामने आया कि एस जयशंकर साहब ने जो अपना भाषण है उसको भारत शब्द से स्टार्ट किया है। ये आप देख सकते हो, नमस्ते फ्रॉम भारत। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा, जब G20 की मीटिंग भी हो रही थी तो पीएम मोदी के सामने यहां पर जो है भारत लिखा हुआ था। यूजुअली पहले इंडिया ही लिखा जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता है भारत में जो अपोजिशन है उन्होंने अपना अलायंस का नाम ही यहां पर इंडिया रख लिया है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। खैर जो भी है, यहां पर एस जयशंकर साहब ने बोला, नमस्ते फ्रॉम भारत, आवर फुलेस्ट सपोर्ट टू दिस यूएनजीए थीम। मतलब कि इस बार का जो थीम है वो आपको पता होना चाहिए, वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीइग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी। और इसी के मौके पर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समय है जहां पर हम अचीवमेंट और चैलेंजेस की बात करते हैं, और साथ ही साथ यहां पर जो हमारे एस्पिरेशंस हैं और जो गोल्स हैं उसके बारे में हम अपना चीजें शेयर करते हैं। और इसी को लेकर भारत के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कनाडा और जस्टिन ट्रूडो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय कहीं ना कहीं भारत के लिए, आप देख ही रहे होगे। तो यहां पर एस जयशंकर साहब ने अपने भाषण में सबसे पहले यह कहा कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, दे शुड नॉट अलाउ
political convenience to determine responses to terrorism, extremism and violence। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी जो टेररिस्ट था हरदीप सिंह निजार, उसकी जो मृत्यु हुई है उसमें भारत का कुछ लिंक है, भारत का कुछ रोल है, ऐसा करके जो जस्टिन ट्रूडो है वो कह रहे थे। इसी की वजह से भारत की तरफ से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरविंदम बागची, उन्होंने कहा था कि टू अस ये ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो जस्टिन ट्रूडो करना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि जितने भी सिख रह रहे हैं कनाडा के अंदर वो सभी खालिस्तानी हैं, जबकि वो गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान के मुद्दे को उछालते रहते हैं कनाडा के अंदर और विदेश के बाकी कुछ देशों में, और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको वोट वहां पर मिल जाएगा। और इसीलिए एस जयशंकर का आज ये जो स्टेटमेंट है, ये आप देखोगे ना, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से हमारा जो रिस्पॉन्स है टेररिज्म को लेकर वो नहीं होना चाहिए। खालिस्तानी एक टेररिज्म का मामला है, वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, तो हमारे लिए तो ये एक्सट्रीमिज्म हो गया। तो आपके लिए भले ही वो वोट बैंक हो, लेकिन जब टेररिज्म की बात आती है, एक्सट्रीमिज्म की बात आती है, तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस हमें नहीं देखना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिना कनाडा का नाम लिए ही यहां पर एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कनाडा और जस्टिन ट्रूडो को एक बयान दिया है, एक संकेत दिया है। फिर इसके साथ साथ यहां पर उन्होंने एक और चीज कही है कि रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स कैनॉट बी एक्सरसाइज इन चेरी पिकिंग। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है ना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका की बात करिए, कनाडा की बात करिए, वो क्या करते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, जब उनको ठीक लगता है कि इंटरनल अफेयर्स होना चाहिए, मतलब कि वो किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल देते हैं, तब तो वो बयान दे देते हैं, और जब उनको लगता है कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए तो वो बयान नहीं देते हैं। मतलब कि अपने हिसाब से चेरी पिकिंग वो करते रहते हैं और इंटरनल अफेयर्स, नॉन इंटरफेरेंस, इन सब चीज़ों को लेकर वो बयान देते रहते हैं। और इसका कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि पहले क्या होता था कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ना, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो एजेंडा सेट करते थे कि यूनाइटेड नेशंस में किस चीज के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन एस जयशंकर साहब ने कहा कि वो दिन अब गुजर चुका है। मतलब as he asserted that days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over। मतलब कि पहले अमेरिका और ये यूरोपियन जैसे जो देश हो गए, वो पहले एजेंडा सेट करते थे और सोचते थे कि भारत और बाकी के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उसी चीज को दोहराएंगे, वो उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अब ओवर हो चुका है। अब यहां पर हर एक देश एक इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है, उसका एक खुद का थॉट प्रोसेस है। तो काफी अच्छे से यहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यूएनजीए में एस जयशंकर साहब ने समझा दिया। और भी कई मुद्दों पर बात हुई, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा रिसेंटली काफी सक्सेसफुल कंडक्ट किया गया था G20 की मीटिंग, और इसमें एस जयशंकर साहब का यह कहना था कि देखिए पूरा दुनिया इस समय अगर आप देखोगे तो काफी टर्मोइल से गुजर रहा है, कुछ परेशानी से गुजर रहा है। तो इस समय के बीच में यहां पर भारत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया और G20 की जो प्रेसिडेंसी है उसको देखते हुए हमने सक्सेसफुली यहां पर कंडक्ट किया है चीजों को, ताकि सभी देश कहीं ना कहीं एक साथ आ सके, एक मुद्दे पर आ सकें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस G20 में चीज निकल कर आई थी वो क्या था? वो था अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाना। अब देखिए एस जयशंकर साहब ने अपने बयान में यह बोला कि पहले क्या होता था कि अब G20 आपको पता है दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होता था 20-25 कंट्रीज ही होते थे जो यहां पर आपस में बातचीत करते थे और डिसीजंस ले लेते थे। लेकिन उन देशों का क्या, वो गरीब देशों का क्या, उन डेवलपिंग कंट्रीज का क्या, स्पेशली अफ्रीका जैसा देश जो कि हमेशा से नेग्लेक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को दोहराया गया कि आज की डेट में अगर हम देखें तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके भारत ने यह किया है कि जो भी G20 का एजेंडा होगा उसमें लगभग आप कह सकते हो 125 नेशंस को सुना जाएगा। जी हां, 125 नेशंस को सुना जाएगा और तब जाकर चीजें डिसाइड की जाएंगी। अब देखिए इसका रिलेशन यूनाइटेड नेशंस के साथ कैसे है। देखो भारत ने तो अपना फर्ज निभा दिया। भारत के पास जब G20 की प्रेसिडेंसीशिप आई तो हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया, मतलब हमने दिखाया कि आज के डेट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए, कंटेम्प्रेरी होने चाहिए।
और वहीं अगर हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर देखें, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, आपको पता है अक्सर इसकी चर्चा होती है कि 5 परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर है वही सारा पावर अपने पास इकट्ठा कर रखें। तो हमें इसको कंटेम्परेरी बनाने की आवश्यकता है, ये एक तरह से इशारा था एस जयशंकर साहब का। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि पहले का वो जमाना गया जब हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते थे। उन्होंने कहा फ्रॉम द एरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट वी हैव नाउ इवॉल्व टू दैट ऑफ विश्वामित्र, अ फ्रेंड टू द वर्ल्ड। पहले क्या होता था, हम कहते थे कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना यूएसएसआर के साथ जाएंगे, ना अमेरिका के साथ जाएंगे। आज हम ये कहते हैं कि हम हर एक किसी के साथ जाएंगे। जैसे कि हमने क्वाड ग्रुपिंग में भी शामिल हुए, हम ब्रिक्स ग्रुप का भी पार्ट हैं, हम I2U2 का भी पार्ट हैं। मतलब हर एक देश के साथ हमारी अब बातचीत होती है, ये उन्होंने कहा है। फिर इसके अलावा जो एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो है इनजस्टिस और क्लाइमेट एक्शन। बेसिकली यहां पर उनका यह कहना था कि दुनिया में इनजस्टिस को हम दोबारा नहीं होने देंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो, कोविड के दौरान वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। जैसे यूरोपियन देश हो गए, जैसे अमेरिका हो गया, उन्होंने क्या किया था, वैक्सीन को एक तरह से होर्डिंग करने की कोशिश की थी। मतलब कि पहले अपने लोगों को लगाया जाए, पहले अपने ही लोगों को दिया जाए सारा वैक्सीन, फिर देखा जाएगा बाकी की दुनिया का क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा इस बार जब G20 भी हो रहा था तो अफ्रीका के बहुत से जो देश के हेड आए थे, उन्होंने भारत और पीएम मोदी को सम्मानित किया और साथ ही साथ ये कहा कि जब हमें वैक्सीन की आवश्यकता थी, जब वेस्टर्न कंट्रीज पीछे मतलब उधर देख रहे थे कि वो वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तब भारत ने हमारा साथ दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक क्लाइमेट एक्शन का बात है, देखिए एस जयशंकर साहब ने यह कहा है कि जो देशों ने पहले क्लाइमेट को खराब किया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस रिलीज की हैं, वो भाग नहीं सकते अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मतलब कि अगर आप पहले ऑलरेडी डेवलप कंट्री बन चुके हो, आपने ऑलरेडी इसका फायदा उठाया हुआ है, फ्यूल यूज किया हुआ है, तो आज आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, ये उनके द्वारा कहा गया। साथ ही साथ ये भी बोला गया हमें इंश्योर करना चाहिए कि यहां पर जो वेल्थ है, जो चीजें हैं, वो गरीब से वेल्दी के पास ना चली जाएं। हमें कोशिश करना है कि यहां पर हम चीजों को बैलेंस बनाकर रख सकें। और इसके अलावा आपको पता है कि भारत में अभी रिसेंटली जो स्पेशल सेशन हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसके तहत 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में यहां पर दिया जाएगा महिलाओं के लिए। देखो, ऑल्दो अभी वो 2024 के इलेक्शन के लिए लागू नहीं होगा, लेकिन 2029 से माना जा रहा है कि वो लागू कर दिया जाएगा। तो इसको भी उन्होंने मेंशन किया यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि भारत ने एक पाथ ब्रेकिंग कानून बनाया है, जिसके तहत हमने महिलाओं के लिए भी यहां पर आरक्षण दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत अमृत काल में एंटर कर चुका है। मतलब हमारा जब 100 ईयर्स पूरा होगा तब हम डेवलप कंट्री बनेंगे, आपको पता ही है। तो रिसेंटली आपने देखा चंद्रयान 3 का सक्सेस, उसके बारे में भी यहां पर एस जयशंकर साहब ने मेंशन किया। तो ये कई कुछ चीजें थी, मुद्दे थे। आई होप कि आपको उनका जो बयान था, उसका जो एक हाईलाइट था, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस को 2001 में क्या आपको पता है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, लेकिन किस रीजन की वजह से दिया गया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।